जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। मैं इंजीनियर अजय गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अभी ग्रामर के बेसिक्स को कंप्लीट करके अभी वोकैब के बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे काम कर रहे हैं। हमारी जो पिछली 2-3 क्लासेस हुई हैं उसमें हमने वोकैब बिल्डिंग के ऊपर काम किया है। हर एक एंगल से आपको वर्ड्स को दिखाने का, याद कराने का, समझाने का तरीका डेवलप कराया जा रहा है। आज हम आपको कुछ ऐसे वर्ड्स सिखाने का प्रयास करेंगे जो निमोनिक बेस्ड पे होंगे। जैसे किसी भी वर्ड पावर को जो पढ़ने का तरीका है, वर्ड पावर को जो पढ़ने का तरीका है वो कैसे काम करता है। देखिए, एक तो बेटा ये है कि हम किसी वर्ड्स को पढ़ें बाय रूट मेथड। कैसे पढ़ें? बाय रूट मेथड। एक तो ये है। एक हम पढ़ सकते हैं बाय निमोनिक्स। बाय निमोनिक्स मतलब हम वोकैब को रूट मेथड के बिहाफ पे पढ़ें या निमोनिक्स के बिहाफ पे पढ़ें, दोनों ही तरीके अपने हैं। लेकिन हमने ये कहा था, कल भी कहा था, परसों भी कहा, आज भी कह रहा हूं, आगे भी कहूंगा, क्या कि जो रूट मेथड है ये ओरिजिनल मेथड है। मतलब ये शब्दों की उस साइंस को रिवील करती है जहां से शब्दों का फॉर्मेशन हुआ है। और अगर आपको यही पता लग गया कि कोई भी वर्ड फॉर्म कैसे हुआ है तो उसको लर्न करना काफ़ी बच्चे के लिए आसान हो जाता है। तो रूट मेथड ओरिजिनल मेथड है, इसके ऊपर हम लोग बाकायदा काम करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे इसके ऊपर। निमोनिक्स के बेसिस पे भी हम वर्ड्स को सीखते हैं। कई बार क्या होता है, मैं शुरू में भी कहा था आपसे कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके रूट को डायरेक्टली डिफाइन करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे आपने एक वर्ड लिखा एपी साइड। अब ये आपको बड़ा इजीली विजिबल है कि एपी वो बीज के लिए आता है, साइड किलिंग के लिए आता है, तो ये किलिंग ऑफ बीज हो गया। इसमें जितने भी वर्ड्स यूज किए गए हैं रूट के, वो क्या है, बड़े क्लियर हैं, वो आपको विजिबल हो रहे हैं आपके लिए। इसका मतलब आप उनको डिसाइड कर सकते हो। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके रूट्स हमको पता ही नहीं लगता कि आखिर ये शब्द किन रूट से मिलके बना है, कौन सा प्रीफिक्स है, कौन सा सफिक्स है, कुछ पता नहीं लगता। प्रीफिक्स सफिक्स जो मेन रूट वर्ड है वो पता कुछ चलता ही नहीं है। तो ऐसे केस में क्या कहते हैं, अब तुम जिद्दिया जाओगे, नहीं सर हम तो रूट से ही पढ़ेंगे। जिद्दियाना अच्छी चीज है लेकिन गलत जगह नहीं, अच्छी जगह पे जिद्दिया इस पे जाओ कि सीजीएल निकाल के रहेंगे कुछ भी हो जाए, ये जिद्दियाना है। लेकिन अगर आप गलत जगह जिद्दी आएंगे तो टाइम खराब कर लेंगे। तो मैंने कहा कि आप ये मत सोचिएगा कि सर अब हम इस वाले वर्ड को भी, जिसका रूट इजिली डिकोड नहीं हो पा रहा है, उसको भी हम रूट से ही पढ़ेंगे चाहे जो हो जाए। ऐसा नहीं, अगर ऐसा सोचेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। वोकैब निमोनिक्स के बेस पे भी पढ़ी जा सकती है, लेकिन निमोनिक्स तब लगाइएगा जब जहां पर रूट फेल हो जाए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि निमोनिक्स मेथड ये लॉन्ग लाइफ वाला मेथड नहीं है। मतलब ये कुछ टाइम के बाद क्या करेगा, जब शब्दों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी तो ये लगेगा ओवरलैप करने, ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ओवरलैपिंग से बचने के लिए हम क्या करेंगे, हमारी प्रायोरिटी रूट मेथड होना चाहिए। लेकिन अगर रूट से वो वर्ड डिकोड नहीं हो पा रहा है तो ऐसे शब्दों को हम निमोनिक से पढ़ लेंगे, बजाय इसके कि हम उसमें रूट ढूंढें कौन सा रूट है। इससे अच्छा है कि हम निमोनिक से उसको लर्न कर लें, राइट। तो इसलिए मैं कहता हूं कि 60 से 70% वर्ड आप तैयार कर लीजिएगा रूट से, और 30 से 40% वर्ड आप तैयार कर लीजिए निमोनिक से। तो निमोनिक्स भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी और रूट तो आपके लिए हेल्पफुल है ही है। तो वन बाय वन एक एक करके देखते रहेंगे। कल हमने रूट देखा, रूट के ऊपर बहुत सारे वर्ड्स आपको कराए। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे, घर जाके आपने पढ़ाया होगा, किसी को समझाया होगा तो उनको भी समझ में आया होगा। तो जब उन्होंने पूछा होगा कि भाई साहब इतना अच्छा वर्ड कहाँ से सीखा आपने, तो आपने बताया भी होगा कि हाँ सर, मैं इंजीनियर अजय गुप्ता सर से पढ़ा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरा नाम लिए होंगे, ऐसा नहीं कर दिए होंगे कि नहीं सर ये तो मैं अपने से सीख लिया हूँ। ऐसा मत करिएगा, बेईमानी मत करिएगा। अगर कोई चीज़ हमसे आप सीख रहे हैं तो मेरा नाम भी लेते रहिएगा, ताकि थोड़ी मेरी भी तरक्की होती रहे। मैं भी उसी तरक्की का भूखा हूँ, उसी लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ, उसी लिए आगे मेहनत कर रहा हूँ कि आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद से ही मैं आगे जाऊँगा। और उम्मीद करूँगा कि आप जो भी लोग हमारी बातों को सुन समझ रहे हैं वो ज़रूर दुआ या आशीर्वाद देते रहेंगे, ठीक है। आइए निमोनिक्स पे थोड़ी काम करते हैं, निमोनिक्स के वर्ड्स को समझते हैं कि आखिर निमोनिक्स के हम शब्दों को कैसे सीखते हैं। देखो, एक वर्ड लिख रहा हूँ बेटा, मॉर्बिड। एक वर्ड लिख रहा हूं एक्सटर्पेट। एक वर्ड लिख रहा हूं अगस्त। एक वर्ड लिख रहा हूं ग्रैंड्योर।
एक वर्ड लिख रहा हूँ, मॉर्बिड, एक्स्ट्रापेट, अगस्ट, ग्रैंड्योर, कैलू। चलो इतने वर्ड्स हम लिखते हैं और आइए इन वर्ड्स को हम याद करने का प्रयास करते हैं। क्या है ना, इन शब्दों को अगर आप रूट से पढ़ना चाहोगे तो नो डाउट रूट से पढ़ा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप इनको रूट से पढ़ने का प्रयास मत करिएगा। इनको आप एज इट इज़ निमोनिक्स के बेसिस पे रटने का प्रयास करिए, याद करने का प्रयास करिए, क्योंकि इनका रूट अगर समझने जाएंगे तो यू विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट, नॉट डिफ़िकल्ट, वेरी डिफ़िकल्ट। तो इट विल बी बेटर फॉर यू कि आप इनको निमोनिक्स से पढ़ लें रादर देन रूट मेथड, राइट। देखिए निमोनिक से पढ़ेंगे कितना आसान हो जाएगा। ये शब्द हो सकता है कि इनमें से कई शब्द की मीनिंग आपको पहले से पता हो, और हो सकता है कि इनमें से कई शब्द की मीनिंग ना पता हो, तो कोई बात नहीं, मैं तो ना मान के चल रहा हूँ कि नहीं पता है मेरी ऑडियंस को, मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आइए, मॉर्बिड, मॉर्बिड को देखो, निमोनिक्स का मतलब मेमोरी बेस्ड, अगर ये पता लगे क्या होगा। निमोनिक्स का मतलब क्या होता है बेटा, MNE होता है, रूट होता है, रूट का मतलब होता है मेमोरी, मेमोरी बेस्ड। मतलब हम कुछ ऐसा कहानी गढ़ेंगे, कुछ ऐसी कहानी सेट करेंगे ताकि वो शब्द आपको उस कहानी के माध्यम से लिंक कर जाए और याद हो जाए। मतलब शब्दों को किसी न किसी कहानी से रिलेट कर दीजिए, तो जैसे ही वो शब्द आएगा वो कहानी याद आ जाएगी, जैसे ही वो शब्द दिखेंगे वो कहानी याद आ जाएगी, और उस कहानी के माध्यम से आपको उस शब्द की मीनिंग याद रहेगी। ऐसा होता है निमोनिक्स। आइए वो कहानी सेट करते हैं। मॉर्बिड की अगर हम बात करें तो मॉर्बिड को अगर मैं थोड़ा थोड़ा से गड़बड़ करके पढ़ूं, मतलब थोड़ा से बेकार से पढ़ूं, तो क्या पढ़ूंगा, मोरबिड। जैसे जो लड़का प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा नहीं होता वो क्या पढ़ता है, मोरबिड। तो मोरबिड को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, मोर, MORE। भाई मोर में MORE होता है, यहाँ भले नहीं है, हम बस पढ़ने के लिए कर रहे हैं, ये कोई पैटर्न नहीं है, बस ये हम आपको जुगाड़ सिखा रहे हैं क्या, ताकि शब्दों को आप याद कर ले जाएं। मोरबिड, तो मोरबिड को बिड लिखा और आई अपने तरफ से जोड़ दिया ताकि ये कहानी बन जाए। देखो मोरबिड, तो हम पढ़ेंगे इसको मॉर्बिड, ये होता है मॉर्बिड, प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका, मॉर्बिड है। हम इसको याद करने के लिए क्या कर लिए, मोरबिड, तो मोरबीड़ी हो गया, BID में आई लगा लो, क्या हो जाएगा, बीड़ी। बीड़ी समझते हो, बीड़ी सिगरेट, तो लोग बीड़ी पीते हैं। तो हमने कहा एक आदमी इमेजिन करो, अब इमेजिन करो कैसे, एक आदमी इमेजिन करो, मॉर्बिड को देख क्या आएगा, मोरबीड़ी, मॉर्बिड मोरबीड़ी। तो एक आदमी ऐसा है जो बीड़ी पीता है, और कितनी बीड़ी पीता है, मोर बीड़ी पीता है, मतलब ज्यादा बीड़ी पीता है। तुम जरा सोचो, समझो, महसूस करो, एक आदमी जो बहुत ज्यादा बीड़ी पीता होगा, एक एक घंटे में, 2-2 घंटे में, वो शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा या अस्वस्थ हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर अनहेल्दी हो जाएगा, बिकॉज इतना नशा करेंगे तो बॉडी पे इफेक्ट तो आएगा ही आएगा, बट नेचुरल है, राइट। तो मोर बीड़ी, ज्यादा बीड़ी पीने वाला आदमी हेल्दी होगा या अनहेल्दी होगा, तो आप कहेंगे सर अनहेल्दी होगा। मोर बीड़ी, ज्यादा बीड़ी पीने वाला आदमी कैसा होगा, अनहेल्दी होगा, दैट इज मोर बीड़ी, ज्यादा बीड़ी पीने वाला आदमी अनहेल्दी होगा। तो अगर ये बात समझ में आ जाए कि अनहेल्दी, अस्वस्थ टाइप का, तो कैसे पता लगा, इसको जब भी हम पढ़ेंगे मॉर्बिड, सो मॉर्बिड से याद आएगा मोर बीड़ी, और मोर बीड़ी से याद आएगा ज्यादा बीड़ी पीने वाला आदमी कैसा होता है भैया, अनहेल्दी होता है। आ जाओ, एक्सटरपेट, एक्सटरपेट, एक्सटरपेट को अगर हम ब्रेक करें तो क्या लिखेंगे बेटा, एक्स्ट्रापेट, क्या लिखेंगे, एक्स्ट्रापेट। एक्स्टरपेट को ब्रेक करेंगे तो लिखेंगे एक्स्ट्रापेट। देखो एक्स्टरपेट, पेट का मतलब पेट, ये पेट आपका पेट, एक्स्टरपेट मतलब एक्स्ट्रा पेट, अपनी तरफ से ए बढ़ा लो। केवल याद करने के लिए मैं ये बात आपको बोल रहा हूं। सो एक्स्टरपेट का मतलब एक्स्ट्रा पेट। अब एक आदमी इमेजिन करो, एक आदमी इमेजिन करो जिसका, मान लो ये आदमी है जिसका मुंह तो इतना बड़ा है, ये पेट है इसका, ये इसका स्टमक है। अब एक ऐसा आदमी जिसका पेट बहुत बड़ा हो गया हो, बहुत बड़ा हो गया हो साइज में, बहुत नहीं तोन बाहर आ जाती, तो लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, जॉगिंग करते हैं, ताकि उनका पेट कम हो। जिस भी आदमी का पेट बाहर आ जाएगा, एक्स्ट्रा का मतलब ज़्यादा हो गया है, तो जिस आदमी का पेट ज़्यादा हो गया, पेट कितना हो गया है, एक्स्ट्रा हो गया है, तो जिस आदमी का पेट एक्स्ट्रा हो जाएगा वो क्या चाहेगा, और एक्स्ट्रा हो जाए या कम हो जाए,
कम हो जाए। इसका मतलब वो क्या करेगा, जिम ज्वाइन करेगा, जॉगिंग करेगा, किस लिए, कम करने के लिए। तो एक्सटरपेट का मतलब पहले से ही होता है कम करना, टू रिड्यूस। तो एक्सटरपेट का सिनोनिम रिड्यूस। अब रिड्यूस के बहुत सारे वर्ड आप समझते हैं। अच्छा इसी लगते मैं समझाता चलूं। देखिए हम जब किसी शब्द को सीख रहे होते हैं तो हम वहाँ बेसिक, मेरा टारगेट ये रहेगा कि उन शब्दों की पहले हम आपको मीनिंग एडजस्ट करवाएं, पहले माइंड में आपकी मीनिंग एडजस्ट हो। रही बात सिनोनिम्स की, तो बेटा सिनोनिम्स तो ऑटोमेटिक खुद से समझ में आता है। अब तुम बताओ, जैसे अनहेल्दी है, अब अनहेल्दी इसका मीनिंग हो गया, इसका मतलब जितने ऐसे शब्द हैं जिनकी मीनिंग अनहेल्दी टाइप की होगी, वो सारे के सारे शब्द मॉर्बिड शब्द के क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। बोलो हाँ, बोलो हाँ। मॉर्बिड का मीनिंग अगर अनहेल्दी है, अस्वस्थ टाइप का है, इसका मतलब जिन शब्दों की हिंदी मीनिंग अनहेल्दी से रिलेट करती है, अस्वस्थ से रिलेट करती है, जो लाभकारी ना हो बल्कि नुकसानदायक हो, अनहेल्दी मतलब नुकसानदायक टाइप का, तो वो सारे के सारे शब्द क्या हो जाएंगे, मॉर्बिड के सिनोनिम्स हो जाएंगे। एक आध दो मैं सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देखो, अनहेल्दी को हम अगर बोलें तो जो चीज़ अनहेल्दी होगी वो बॉडी के लिए कैसी होगी, हार्मफुल होगी या हार्मलेस होगी, हार्मफुल होगी। हमने कहा ना इस वाले खाने को मत खाओ, हमने कहा क्यों, आपने कहा सर ये अनहेल्दी है, मतलब इसमें कुछ पड़ चुका होगा, अनहेल्दी हो गया मतलब नुकसानदायक हो गया। तो हम नुकसानफुल चीज़ों को क्या बोल सकते हैं, हार्मफुल बोल सकते हैं, कि ऐसी चीज़ जो हार्मफुल होगी वो अनहेल्दी हो जाएगी। फिर हमने कहा इंजरियस। लो, इंजरियस का मतलब भी होता है कोई चीज हानिकारक है। इसका मतलब जितने ऐसे वर्ड्स जो हानिकारक से संबंधित होंगे, अहितकारी मतलब जो हितकारी ना हो, तो वो सारे के सारे शब्द इसी वर्ड के सिनोनिम्स होंगे। मैं उसमें कम से कम अभी 15-20 वर्ड और जोड़ सकता हूं, 15-20 वर्ड उसमें हम और जोड़ सकते हैं। अभी हम जोड़ेंगे भी, दिखाएंगे भी आपको याद करवा के। लेकिन अभी हम सिर्फ सिनोनिम नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम शब्दों को याद करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं बस समझा रहा था कि आप जैसे ही शब्दों की मीनिंग समझ जाएंगे तो फिर आप ये समझ जाएंगे उसमें कैसे ऐड ऑन करना है। ठीक है, आ जाओ। एक्सटरपेट का मतलब है रिड्यूस। तो रिड्यूस का मतलब, रिड्यूस को दूसरी भाषा में और क्या बोल सकते हैं, कम करना। तो कम करने के इंग्लिश और क्या जानते हैं आप, डिक्रीज। भाई कम करना ही अगर इसका मतलब है तो जितने भी शब्दों की मीनिंग कम करने वाली होगी वही इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स। डिक्रीज हो गया, मिनिमाइज हो गया, कर्टेल हो गया, तमाम वर्ड हैं जो कम करने की मीनिंग को कन्वे करते हैं। तो ऐसे जितने वर्ड हैं सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स। वो हमारा बात का मुद्दा है, पहले हम शब्दों की मीनिंग सीखें। अगस्त। अच्छा अगस्त से रिलेट करिए, एक तारीख आपको याद रहती है अगस्त में, दैट इज 15 अगस्त। बोलिए हाँ, एक तारीख हर बच्चे को याद रहती है, 15 अगस्त। क्यों, क्योंकि इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो 15 अगस्त जब से, अभी पिछले 2-3 सालों से मैं देख रहा हूँ कि 15 अगस्त को बड़ी धूमधाम तरीके से, पहले हालांकि पहले भी हम लोग ये इंडिपेंडेंस डे मनाते थे, लेकिन अभी थोड़ा धूमधाम और हो गया है। तिरंगे की वैल्यू, तिरंगे के बारे में लोगों को बड़ी अवेयरनेस हो गई है, तो वो लोग आज अब इसको त्यौहार के तौर पर मनाते हैं। मतलब एक बहुत ही बढ़िया तरीके का सेलिब्रेशन होता है 15 अगस्त को। तो मैंने कहा कि आज हम 15 अगस्त को जो सेलिब्रेट करते हैं, बहुत ही चुप चुप होकर करते हैं या शानदार तरीके से करते हैं, खुलकर करते हैं, गाजा बाजा के साथ करते हैं, गुंडई में करते हैं, ऐसा करते हैं। इसका मतलब है कि अगस्त को देखकर डेट याद आएगी 15 अगस्त, और 15 अगस्त हम कैसे मनाते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से। शानदार को इंग्लिश में बोल सकते हैं पॉम्पस, एकदम पूरे गाजे बाजे के साथ जाते हैं हम लोग, नहीं पूरा वो निकलता है, क्या बोलते हैं, रैली वगैरह निकलती है, पूरी चौकियाँ वगैरह निकलती हैं। तो 15 अगस्त को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं शानदार तरीके से, बढ़िया तरीके से, मतलब बहुत ही शानदार का मतलब और क्या, एक्सीलेंट, फैंटाबुलस, ऐसे बहुत सारे वर्ड सकते हैं, फैंटाबुलस, फैबुलस, मतलब बहुत सारे वर्ड है। तो फैबुलस, फैंटाबुलस, पॉम्पस, एक्सीलेंट, सबका मतलब क्या, शानदार। याद कैसे रहा, अगस्त की एक डेट याद रखिए, 15 अगस्त। 15 अगस्त को हम सेलिब्रेट कैसे करते हैं, शानदार तरीके से करते हैं, तो ऑटोमेटिकली इसकी मीनिंग शानदार हो गई। तो या एक तरीका और मैं सिखा दे रहा हूँ, अगस्त से एक चीज आपको और रिलेट कर सकते हैं, मतलब एक ही शब्द को याद करने के कई सारे कहानी हो सकते हैं। कुल मिला के निमोनिक्स में यही है कि आप शब्दों से रिलेटेड कोई कहानी सेट करिए, उसके साउंड से मिलता जुलता, ताकि वो साउंड आपको वो कहानी याद दिला दे, और उस कहानी से आपको उसकी मीनिंग याद रहे। अगस्त से जैसे 15 अगस्त याद रहता है, वैसे ही अगस्त से एक चीज़ आपको और याद रहती होगी मे बी, कि अगस्त हमारे
पूर्वजों में जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं उसमें से अगस्त ऋषि का बहुत ही अच्छा स्थान है नाम में। अगस्त ऋषि भी हमारे यहाँ हुए थे, पता नहीं पता आपको? अगस्त ऋषि होते हैं हमारे यहाँ। तो अगस्त ऋषि ने बहुत बड़ा बड़ा काम किया है, मतलब पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता है। जो ये क्या बोलते हैं उसको, कौन सा पत्ता बोलते हैं, उस पत्ते पे वो लोगों के फ्यूचर के बारे में लिख कर गए थे, भोजपत्र। अगस्त ऋषि ने लोगों के फ्यूचर के बारे में भोजपत्र पे लिखा है, ऐसा लोगों का मानना है। अब मैं इसके बारे में कोई डिबेट नहीं कर रहा हूँ कि वो बात सही है या गलत, दूसरा भोजपत्र पर लिखी हुई बात वास्तव में सही हो भी रही है या नहीं हो रही है, इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज नहीं है, ना ही मैंने उसके ऊपर रिसर्च कोई किया है। लेकिन मैंने पढ़ा है, इसलिए बता रहा हूँ कि अगस्त ऋषि बहुत ही विद्वान थे और उनके पास फ्यूचर को देखने की क्षमता थी। तो वो अब इस जनरेशन में, कलयुग में आने वाले सारे लोगों का भोजपत्र पे वो उसका हिसाब किताब लिख के गए हैं। ऐसा अगस्त ऋषि के जो फॉलोअर्स हैं वो मानते हैं। अब कहाँ तक सही है मुझे नहीं पता। तो इस बुनियाद पे आप क्या बोल सकते हो, इस कहानी के बेसिस पे अगर इस कहानी को सही मान ले तो हम ये बात तो बोल सकते हैं कि सर अगस्त ऋषि तो बहुत शानदार रहे होंगे फिर तो। जो आदमी किसी के बारे में फ्यूचर प्रेडिक्शन कर दे तो वो नॉर्मल आदमी तो नहीं रहा, उसको हम क्या बोलेंगे, बहुत ही शानदार आदमी। तो अगस्त ऋषि वास्तव में बहुत ही शानदार ऋषि थे, बहुत ही नॉलेजेबल बंदा था। दैट इज पॉम्पस। नेक्स्ट ग्रैंड्योर। ग्रैंड्योर को रिलेट करो बेटा ग्रैंड मस्ती से। ग्रैंड मस्ती, ग्रैंड मस्ती एक मूवी आई थी, शायद आपने देखा भी हो। एक बार पहले मूवी आई थी मस्ती, फिर आई थी ग्रैंड मस्ती, दोनों कॉमेडी मूवी है। तो मस्ती से ज़्यादा बेहतर थी ग्रैंड मस्ती, नाम से भी लग रहा होगा, ग्रैंड मस्ती मतलब बड़ी मस्ती, ग्रैंड मतलब बड़ा विशाल। तो ग्रैंड मस्ती वास्तव में बहुत ही मज़ेदार मूवी है, मतलब मूवी में कॉमेडी बहुत ज़्यादा दिखाया गया है, तो आप पूरे टाइम हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, इतना हंसेंगे कि आपका गाल दर्द करने लग जाएगा, लगेगा भाई मुंह पकड़ लो, अब हंसा नहीं जा रहा लेकिन हंसी आ रही है, इतनी हंसी आएगी। तो ग्रैंड मस्ती अब जो देख के निकलेगा उस मूवी को वो क्या बोलेगा, आप कोई पूछेगा भाई साहब मूवी कैसी थी, तो क्या कहेगा, भाई साहब गजब की मूवी थी, मतलब शानदार मूवी थी जिसका कोई जवाब नहीं, पूरे टाइम मजा आया। तो इसका मतलब ग्रैंडियोर का मतलब भी अगेन क्या हो गया, शानदार। दोनों क्या हो गया, आपस में सिनोनिम हो गए। इसका मतलब कि ग्रैंडियोर का एक सिनोनिम अगस्त है, अगस्त का एक सिनोनिम ग्रैंडियोर है, क्योंकि अगस्त का मतलब भी शानदार तरीके से है, क्योंकि देखो सिनोनिम्स है, रेप्लिका नहीं है। दो वर्ड है बेटा, रेप्लिका एंड सिनोनिम्स। रेप्लिका का मतलब उस गिवन शब्द को हम डायरेक्टली उस शब्द से रिप्लेस कर सकते हैं, वो रेप्लिका होता है। लेकिन अगर हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, सिर्फ सिनोनिम्स के तौर पर यूज कर सकते हैं, तो वो सिनोनिम्स है। पर्यायवाची होना और खूबहू वही हो जाना, दोनों में फर्क है, राइट, वही बात है। सो ग्रैंडियोर इसका एक सिनोनिम हो गया। नेक्स्ट लिखा है कैलो। कैलो क्या है, मैंने कहा कैलो को तुम पढ़ने के लिए, मतलब याद करने के लिए, जुगाड़ सेट करने के लिए, कैलो को थोड़ी देर के लिए तुम मान लो क्या लिखा गया है, कालू। क्या लिखा गया, कालू। कैलो को बिगाड़ के पढ़ो, क्या पढ़ोगे, कालू। क्योंकि गांव का लड़का पढ़ेगा, जो नहीं पढ़ा लिखा है क्या पढ़ेगा, CA का और LOW लू, तो कालू पढ़ लेगा उसको जल्दीबाजी में। तुम भी वही पढ़ लो ताकि वो वर्ड आपको रिलेट कर जाए। लिखा वैसे कैलो है, आप पढ़िए कालू, ताकि वर्ड की मीनिंग हम याद करा पाए। मान लीजिए कि कभी आप अगर लाइन ढाबा पे जाइए, लाइन ढाबा समझते हो आप लोग, लाइन ढाबा। लाइन ढाबा का मतलब होता है जो जो हाईवे के साइड जो ढाबा बनते हैं, हाईवे पे जो ढाबा हाईवे पे बनते हैं उनको बोलते हैं लाइन ढाबा। आप कभी लाइन ढाबा पे जाइए, अभी कानपुर हाईवे पे चलिए, आगरा एक्सप्रेस पे चलिए, ना इधर बनारस हाईवे पे चलिए, कलकत्ता वाले पे, तो आप देखेंगे कि ढाबे पे अक्सर आपको बहुत ही ये जो वेल ड्रेस्ड लोग होते हैं, ये रेस्टोरेंट में तो मिलते हैं। आप किसी रेस्टोरेंट के जो वेटर्स होते हैं उनको आप देखेंगे वेल ड्रेस्ड होते हैं, वो लोग बहुत ही अच्छे होते हैं बोलचाल में और उनका ड्रेस सेंस बहुत अच्छा होता है। लेकिन जो ढाबा के लोग होते हैं, ढाबा ढाबा का मतलब तो देसी, तो वहाँ जब जाएंगे ना तो वहाँ पे ऐसे खटिए पे ही वो लगाकर, प्लेट लगाकर खाना खिलाते हैं वो लोग, रात में ओपन में खिलाते हैं एकदम बढ़िया, मस्त मौसम के नीचे खाने में मजा भी आता है। तो वहाँ पे आपको कोई ऐसा वेटर नहीं मिलने वाला जो बहुत वेल ड्रेस्ड हो, वेल स्पोकन हो, सॉफ्ट स्पोकन हो, ऐसा नहीं होगा। वो बहुत ही जट देहाती आदमी मिलेगा आपको एकदम, जिसका पढ़ाई लिखाई से कोई बहुत ताल्लुकात होगा नहीं, बट वो काम करने में एक्सपर्ट होता है। और आपने देखा होगा ऐसे अंडर में बनियाइन पहने होता है वो, थोड़ा सा हाफ पैंट पहने होगा, ऐसे गमछा लिया होगा, गमछा लिया होगा और इसी गमछे में रहता है, उसी गमछे से मुंह भी पोंछता है, उसी गमछे से प्लेट भी पोंछता है जिसको देता है खाना,
कभी देखा देखिएगा आप, अगर आप बहुत हाइजीनिक हैं तो भैया फिर ढाबे पे खाना मत खाइए, आप खा नहीं पाएँगे, आपको उल्टी आ जाएगी। तो सपोज़ करो कि आप बीएमडब्ल्यू जैसी गाड़ी से उतरे, अब जो आदमी बीएमडब्ल्यू 70-80 लाख की गाड़ी में बैठा हो और वहाँ उतर कर उसको खाने का कुछ मन हुआ, भूख लगी थी तो ढाबे पे रुका। अब वीआईपी लोग हैं, आप मान सकते हैं हम लोग भी, जो 60 लाख की गाड़ी से चल रहा हो तो वीआईपी तो माना जा सकता है। तो जैसे ही आप उतरे तो जो वहाँ पे वेटर्स था भाग के आया, उसका नाम था कालू। आपको अटेंड किया, आपने कहा, "हाँ साहब बताइए, क्या चाहिए, क्या ऑर्डर चाहिए?" उसने कहा, "ये चीज़ लगाओ यार।" बोले, "ठीक लगाते हैं साहब।" तुरंत भाग के गया, बढ़िया तुरंत पहले पानी ले आया, प्लेट में सैलेड लेके आया, आपका अचार, चटनी सब लेके आके रख दिया। फिर 10 मिनट बाद वो खाना लेकर आया। जब खाना लेकर आया, अब आपको पता है कि ढाबा इतना हाइजीनिक नहीं होता है कि आपको वहाँ बहुत बर्तन बहुत साफ मिलने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला है। तो जो प्लेट्स लेके आया था वो प्लेट्स में खुद ही कई बार क्या होता है कि अगर प्लेट्स को साफ से धुला ना गया होता है, तो बहुत चिकना-चिकना लगा होता है। बड़ा मतलब उसमें चिकनापन रहता है। तो वो आपने प्लेट उठाया और आपने देखा इतना चिकना लगा, ऐसे क्या वो बन गया, स्पॉट बन गया। आपने कहा, "ये तो बड़ा गंदा प्लेट है।" तो आप कालू को, चूँकि आप वीआईपी आदमी हैं, बीएमडब्ल्यू से उतरे हुए हैं, तो आपने कालू की वॉट लगा दी, कालू को खूब डाँटा। अब कालू छोटा-सा बच्चा था, 15-16 साल का, नया-नया था वो। अब उसको आपने डाँट लगाने लग गए। तब तक मैनेजर अंदर केबिन में बैठा हुआ देख रहा था ये इवेंट, कि कोई मेरे कालू को डाँट रहा है। मैनेजर वहाँ से भागता हुआ आया आपके पास। आपने कहा, "साहब क्या हो गया बताइए? आप क्यों बच्चे को डाँट रहे हैं?" तो आपने कहा, "देखो यार तुम्हारा बच्चा क्या किया? ये गंदी-गंदी प्लेट लगा-लगा दी, बताइए इसमें मैं खाना खाऊँगा, बीमार पड़ जाऊँगा।" तो उस मैनेजर ने कालू को डाँटा। उसने कहा, "साहब माफ़ कर दीजिए।" क्यों माफ़ कर दीजिए? क्योंकि कालू को इसलिए माफ़ कर दीजिए क्योंकि कालू अभी नया-नया है। कालू को बहुत अनुभव नहीं है, बहुत अभी उसको ज्ञान नहीं है कि किस तरह के कस्टमर्स को किस तरह से डील करना है। अभी कोई आइडिया उसको है नहीं। कालू अभी नया-नया है, इसलिए उसको आइडिया नहीं है। इसका मतलब जो आदमी नया-नया होता है, वो अनुभवशाली होता है या अनुभवहीन होता है? तो आप कहेंगे सर अनुभवहीन होता है क्योंकि नया-नया है, बिगिनर है, उसको नहीं पता, अनुभव नहीं है। तो जिसके पास अनुभव नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे? इनएक्सपीरियंस्ड। बोलो हाँ, इनएक्सपीरियंस्ड। तो इनएक्सपीरियंस का मतलब जिसके पास अनुभव ना हो कि हो, ना हो, और एक्सपीरियंस्ड का मतलब जिसके पास अनुभव हो। तो हम कालू को क्या माने? अनुभवहीन या अनुभवशाली? अनुभवहीन, क्योंकि कालू नया-नया है। तो याद रहेगा, कैलो को देखते ही याद आएगा कालू। कैलो कालू, कैलो कालू, कैलो कालू। तो कालू कैसा है? इनएक्सपीरियंस है, कालू नया-नया है, बिगिनर है। इनएक्सपीरियंस का अगर सिनोनिम पूछे तो हम बिगिनर बोल सकते हैं। भाई किसी भी फील्ड का बिगिनर होगा तो वो इनएक्सपीरियंस ही तो होगा। अगर आप तैयारी करना शुरू किए हो, मान लो बहुत सारी ऑडियंस हमारी बीएसएससी की जो तैयारी कर रही है घटना चक्र के प्लेटफॉर्म पे, वो अगर नई-नई है, तो नई-नई है मतलब बिगिनर है, तो बिगिनर आदमी कैसा होता है? इनएक्सपीरियंस। तो ये मैंने एक सिनोनिम भले लिख दिया, लेकिन आप भाई समझिए कि आप जिस दिन इनएक्सपीरियंस जान जाएँगे, तो जब भी इनएक्सपीरियंस संबंधित कोई भी वर्ड आपके नज़र में आएगा, तो आप समझ जाएँगे कि वो उसका सिनोनिम हो गया। सिनोनिम के लिए कोई अलग से काम नहीं करना। आई होप कि बात समझ में आ गई होगी। मॉर्बिड, मोरबिडी, मॉर्बिड, मोरबिडी, एक्स्ट्रापेट, 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 अगस्त से 15 अगस्त या अगस्त ऋषि याद कर लो। ग्रैंड्योर, ग्रैंड मस्ती से रिलेट कर लो, अच्छी मूवी शानदार मूवी थी। एंड कैलो कालू, ये क्या वर्ड जो हमने समझाने का प्रयास किया, दिस इज द मेथड ऑफ निमोनिक्स। निमोनिक्स क्या करता है? शब्दों को आपके करंट सिनेरियो से, करंट सिनेरियो किसी एक कहानी से आपको कनेक्ट करने का, प्लग करके चलने का काम करता है। तो आई होप कि बात आपको कनेक्ट हो रही होगी। अगर हो रही है तो एक बार आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में कि सर मज़ा आया, पढ़कर अच्छा लगा, या कि पढ़िए। मैं चाहता हूँ कि आप अपने वर्ड्स को पढ़ें, जानें, समझें, तो फिर हम आगे की बात कंटिन्यू करेंगे, तो ही आप समझ पाएंगे कि हाँ सर, इंग्लिश बहुत मज़ेदार लैंग्वेज है, बहुत बढ़िया लैंग्वेज है, सीखी जा सकती है बड़े आसानी से। बस क्या है कि आप कितना अच्छे तरीके से डील कर रहे हैं, उसको आप जिस तरीके से डील कर रहे हैं, क्या वैसा उसको डील किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हो सकता है कि आप जिस तरह से पढ़ रहे हो उस तरह से उसको पढ़ाना जाता हो, तो फिर नहीं आ पाएगा। जो चीज़ जैसी पढ़ी जाती है उसको वैसी पढ़िए, तो वो चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगी। लेकिन अगर जो चीज़ जैसी पढ़ी नहीं जाती वैसा पढ़ने का प्रयास करेंगे बेटा, तो फिर तकलीफ बढ़ेगी आपकी, राइट? आइए कुछ वर्ड्स हम और सीखने समझने का प्रयास करते हैं। एक वर्ड लिखता हूं बेटा, अब्रिज। एक वर्ड लिखता हूं, एक्सटरपेट।
एक वर्ड लिखता हूं पिथी, एक वर्ड लिखता हूं कर्टेल, एक वर्ड लिखता हूं एब्रीविएट, एक वर्ड लिखता हूं ब्रेविटी, एब्रीविएट, ब्रेविटी, कर्टेल, पिथी, एक्सटर्पेट, अब्रिज, और याद नहीं आ रहा है क्या हो सकता है भाई। अब्रिज, एक्सटर्पेट, पिथी, कर्टेल, एब्रीविएट, ब्रेविटी, और क्या लिख दिया जाए, कम करना। एक बड़ा अच्छा वर्ड है, आई थिंक आपको याद हो तो। चलो फिलहाल अभी इतना पढ़ते हैं, फिर देखते हैं कुछ और दिमाग में आएगा तो लिख देंगे। देखिए, है तो बहुत सारे वर्ड, बट एटलीस्ट पर जितने हमने लिखे उतने पढ़ लें। देखिए, हमें इन सभी शब्दों के वर्ड्स को, मीनिंग को याद करना है बेसिकली, ठीक है, कि इनकी क्या मीनिंग है, कैसे याद करना है। तो मैं आपको बता दूं कि इन सभी शब्दों की मीनिंग एक ही है, एक ही मीनिंग है, मतलब इन सभी शब्दों का एक ही अर्थ है, और वो क्या है, कम करना। क्या है, कम करना। हाँ, उसमें से कुछ नाउन होंगे, कुछ एडजेक्टिव होंगे, कुछ वर्ब होंगे, वो मुद्दा अलग है, ठीक। अभी सिर्फ मीनिंग को पकड़ने का प्रयास करिए। इनका मतलब है कम करना। अब ये याद कैसे रहेगा, ये जो पहला वर्ड लिखा है ना, अब्रिज, ये बहुत बार आपके एग्जाम में सिनोनिम्स के तौर पर भी, एंटोनिम्स के तौर पर भी पूछा गया है। अब अगर आपने नहीं समझा, सीखा है, तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मैं प्रयास करूंगा कि अपने इस लेक्चर के माध्यम से बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारी ग्रामर, सब कुछ सिखा के जाऊं। बस तुम कितना पसंद करते हो, ये तुम्हारे कमेंट और लाइक शेयर के ऊपर डिपेंड करता है, कि आप वीडियोस को अगर पसंद कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट अच्छा लगना नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ में आना है, क्योंकि अच्छा लगना एक अलग बात है, समझ में आना एक अलग बात। कई बार क्या होता है कि हमें टीचर बहुत अच्छा लगता है, पढ़ा रहा है वो भी अच्छा लगता है, लेकिन बात उस लेवल की समझ में नहीं आती जिस लेवल से हम समझना चाहते हैं। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप मुझे ये कहें आप अच्छे लग रहे हैं या आपका कंटेंट अच्छा लग रहा है। नहीं, आप ये बोलिए सर एकदम बखूबी समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, और ऐसा कंटेंट है कि हम किसी को भी सिखा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। पहला वर्ड लिखा है अब्रिज, कैसे याद करना है, सबकी मीनिंग क्या है, कम करना है। कम करने का मतलब रिड्यूस, रिड्यूस को और क्या बोल सकते हो बेटा, डिक्रीज। रिड्यूस करना, डिक्रीज करना, सबका मतलब एक ही, कम करना। अभी बात बताओ, पहला वर्ड है अब्रिज। अब्रिज में अगर मैं कोई स्टोरी रिलेट करूं तो क्या आ सकता है, ब्रिज, ब्रिज। अब ब्रिज को अगर रिलेट करना हो तो किससे रिलेट कर सकते हैं, ब्रिज से। ब्रिज का मतलब पुल। आप कभी देखे हो अगर तो बढ़िया, वरना मैं आपको दिखा भी देता हूं। देखो, जैसे ये नदी है, ये पूरा से पानी बह रहा है, ऐसे बह रहा है। अब मान लो ये रोड है, यहां भी ये रोड है। अब यहां तक तो आ गया, बाई बाइक, बाई कार, बाई ट्रक, जिससे भी आना था आ गए। इधर वाले यहां तक आ गए, बाई ट्रक, बाई कार, बाई बाइक। अब तुम बताओ वो वाला बंदा उधर कैसे जाएगा, ये बंदा इधर कैसे आएगा। इसके लिए सरकार ने, हमारी सरकारें जितनी बनी हैं आज तक, जितनी भी गवर्नमेंट्स आई हैं, उन्होंने क्या किया है, हर नदी के ऊपर एक पुल बनाया है। हर नदी के ऊपर यहाँ पे एक पुल बनाना होता है, देखा होगा। इसके पिलर्स ऐसे यहाँ जमीन में होते हैं, देखा होगा भाई, बहुत सारे लोगों ने पुल तो देखा ही होगा। तो नदी के ऊपर जो पुल बनता है, क्यों बनता है, ताकि हमारी जर्नी कम हो जाए या बढ़ जाए, कम हो जाए। वरना आप सोचो, अगर आपको इधर से इस पार आना है तो या तो तुम ये नदी जहां से खत्म होगी वहां जाके घूम के वापस आओ इधर, या इधर वाला फ्लो जहां जाके खत्म हो वहां वापस जाओ, होके आओ, तो बहुत लंबा हो जाएगा, कई हजार किलोमीटर चले जाएंगे आप पुल का, ये नदी क्रॉस करने के लिए। सरकार ने कहा ऐसा करते हैं भाई, इतना लंबा जाने से क्या मतलब है, चुपचाप इसी को कुदा दो इसी पुल पे। तो जो 1000 किलोमीटर डिस्टेंस थी वो आपकी आधा किलोमीटर में खत्म हो गई, 500 मीटर में। इसका मतलब पुल बनाने से हमारी दूरियां कम हो गई या बढ़ गई, तो आप कहेंगे सर कम हो गई, क्योंकि पुल जो ब्रिज है वो दूरी को कम कर रहा है, बढ़ा नहीं रहा है। इसका मतलब बेटा अब्रिज, अब्रिज से क्या याद आएगा, ब्रिज। और ब्रिज क्या करता है, दूरी को
कम करता है, रिड्यूस करता है, डिक्रीज करता है। तो कुल मिला के बात समझ में आ गई होगी कि अब्रिज का मीनिंग कम करने से कैसे है। याद रहेगा, अब्रिज को रिलेट करो ब्रिज से, और ब्रिज क्या करता है, शब्दों डिस्टेंस को क्या करता है, कम कर देता है। तो कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया, कोई दिक्कत। एक्सटर्पेट अभी आपने कुछ देर पहले पढ़ा था कि एक्सटर्पेट में एक्स्ट्रा पेट हमारा हिंट होगा, जिससे हमें याद आएगा कि हम क्या मीनिंग कन्वे करना चाहते हैं। एक्सटर्पेट का मतलब एक्स्ट्रा पेट, पेट को एक्स्ट्रा हो गया है तो क्या करेंगे, पेट को कम करेंगे। अगेन मीनिंग क्या होगा, रिड्यूस की। कोई दिक्कत। पिथी, पिथी का मतलब भैया है, जैसे क्या होता है कि हम जब भी कभी, अगर आप ध्यान से देखेंगे, कोई भी बंदा, जितना भी लोग दारू पीता है ना, हर दारू पीने वाला आदमी एक ही बात कहता है, भाई साहब मैं दारू बहुत कम पीता हूं। जबकि उसको पता है कि दारू कितना भी कम पिए, नुकसान तो उतना ही करेगी, नुकसान तो उतना ही करेगी। मान लो कोई आदमी है, वो दारू पी के आया, वो दारू पी के आया और घर में जैसे ही उसने बेल बजाई तो उसकी वाइफ भी थी, उसकी मदर भी थी घर में, तो मदर ने गेट खोला और मदर देखते ही समझ गई भैया तुम दारू पी के आए हो फिर से। मदर ने डांटा कि तुमको मना किया था कि दारू मत पीना मत पीना मत पीना, तुम फिर पी लिए। तो आपने कहा अरे मम्मी माफ़ कर दो, मैंने खुद के पैसे से नहीं पी, दोस्तों ने पिला दी। लोग यही डायलॉग मारते हैं कि खुद के पैसे से नहीं पी, दोस्तों ने पिला दी। कौन सा दोस्त तुम्हारा है जो फ्री में तुमको दारू पिलाता है? ऐसा तो नहीं रहा होगा, तुम भी कुछ करते होगे। तो दोस्तों ने पिला दी, ऐसा होता है नहीं। तो फिर आप मम्मी से कहते हैं मम्मी माफ़ कर दीजिए, ज़्यादा नहीं पिया है। मम्मी कितना पिए? बोले थोड़ी सी, एकदम थोड़ी सी। मम्मी ने कहा कितना पी थी? इस पिथी को पी थी पकड़ लो, पी थी। याद करने के लिए बेटा, हाँ हंसना नहीं, हंसना नहीं, मुझे पता है हंस रहे होंगे आप, हंसना नहीं। याद करने के लिए बेटा जुगाड़ करना पड़ता है, क्या करें। तो पिथी को रिलेट कर लो, पी थी। तो मम्मी ने कहा कितना पी थी? तो कोई आदमी आज तक हुआ जो ये कहा हो एक ड्रम भर हम पी गए? नहीं। वो क्या बोलेगा, अरे मम्मी थोड़ा सा पी। मतलब थोड़ा का मतलब, थोड़ा का मतलब कम। अरे बोला करो भाई, थोड़ा का मतलब कम, और कम का मतलब रिड्यूस एंड डिक्रीज। इसका मतलब कि पीथी का मतलब होता है कम, बहुत ही थोड़ा मात्रा में कोई चीज हो। कितना पी थी? थोड़ा पी थी। भले वो अलग बात है कि वो पूरा का पूरा अद्धी निकल गया हो, पूरा का पूरा अद्धी निकल गया हो अकेले, लेकिन वो क्या बोलेगा, मम्मी बस थोड़ा सा पिए थे। कितनी पी थी? थोड़ा। आ जाओ भाई, नेक्स्ट वर्ड लिखा है करटेल, CURTAIL। इसको कैसे याद करना है? टेल समझते हो? टेल, टेल का मतलब होता है पूछ। टेल का जो मतलब होता है पूछ। अरे टेल का मतलब पूछ होता है ना, पूछ, टेल। तो हमने कहा कर का मतलब कट, मान लो कट, याद करने के लिए कर टेल। तो किसी ने क्या किया, टेल को, पूछ को काट दिया। अब बताओ जब पूछ को काट दोगे तो पूछ की लंबाई कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी? आप कहेंगे कम हो जाएगी। इसका मतलब किसी चीज को कर्टेल करना मतलब क्या करना, कम करना। याद कैसे रहेगा? इसी से, कर्टेल कर दिया मतलब उसको काट कर कम कर दिया, दैट मीन्स रिड्यूस कर दिया, डिक्रीज कर दिया। आई होप याद रहेगा। अच्छा, जो लास्ट के दो वर्ड है बेटा, एब्रीविएट एंड ब्रेविटी, ये कैसे याद रहेंगे? एक्चुअली ये एक रूट होता है, इसलिए इनको हम निमोनिक से नहीं सीखेंगे। ये दो वर्ड हम निमोनिक से नहीं, हम इनको वापस रूट से सीखेंगे। मैंने कहा ना बेटा, जो वर्ड रूट से सीख सकते हो रूट से सीखो, जो वर्ड निमोनिक से सीख सकते हो निमोनिक से सीखो। लेकिन जिद्दियाना मत, नहीं सर हम इसको तो रूट से सीखेंगे या हम इसको निमोनिक से ही सीखेंगे, ऐसा मत करना। इसमें एक रूट है बेटा, मैं यहां लिख दे रहा हूं अलग से, BREV, ये रूट होता है। इसका मतलब ही होता है रिड्यूस। जहां भी ये वर्ड आएगा BREV, समझ जाना उसका मतलब हमेशा रिडक्शन से रहेगा, मतलब कम करने से रहेगा। जितने भी वर्ड इससे बनेंगे, ये देखो एब्रीविएट, तो BREV आया, यहां भी देखो BREV आया। जब जब BREV से शब्दों के फॉर्मेशन होंगे तो उसकी जो मीनिंग कन्वे होगी, जो रूट वही है, अगर रूट वही है तो मीनिंग में वो रिडक्शन वाली फीलिंग रहेगी ही रहेगी, कुछ भी कर लो, रिड्यूस करने वाली फीलिंग। तो हमने कहा कि यहाँ भी वही वाली फीलिंग है, यहाँ भी वही वाली फीलिंग है। इसका मतलब दोनों की जो मीनिंग होगी वो कम करने से होगी। अगर कम करने से होगी तो अगेन हमारी मीनिंग क्या हो जाएगी, डिक्रीज करना, कम करना, एब्रीविएट करने से। आपने देखा होगा चीफ मिनिस्टर को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, CM, इसी को बोलते हैं एब्रीविएशन, इसी को क्या बोलते हैं, एब्रीविएशन, CM।
चीफ मिनिस्टर को छोटा करके सीएम लिख दिया, प्राइम मिनिस्टर छोटा करके पीएम लिख दिया, तो P.M। तो एब्रीविएट करना मतलब उसको एब्रीविएशन में लिखना, दैट इज ब्रेविटी, कम करना। आई होप कि ये कम करना का जो इंग्लिश सिखा रहा हूँ वो आपको समझ में भी आ रही होगी। तो ये जो वर्ड्स आप सीख रहे हैं, क्या वास्तव में आप सीख भी पा रहे हैं या मैं सिर्फ प्रयास कर रहा हूँ, मेरा प्रयास निरर्थक जा रहा है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सीख रहे होंगे। एक बार मैं चाहता हूँ कि इन सारे शब्दों को एक बार आप देखें। 10 सेकंड के लिए मैं पॉज कर रहा हूँ। एक बार आप देखें क्या ये सारे शब्द आपको याद भी हो रहे हैं? एक बार आप लोग देखें, ध्यान से देखिए, सारे शब्दों को वो ध्यान से देखिए, फिर इसको देखिए। हर शब्द को ध्यान से पढ़ने समझने का प्रयास करिए, जल्दबाजी नहीं करिए। जल्दबाजी में कुछ रखा नहीं डियर। सारे शब्दों को ढंग से पढ़िए। करेक्ट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए, कुछ और वर्ड सीखने का प्रयास करते हैं। कॉन्टूमैसियस, एक वर्ड ये हो गया। सेलेसियस, फिर एक लिखा सैलुब्रियस। सेलेसियस, सैलुब्रियस, कॉन्टूमैसियस। और आपको मैं क्या दूं बड़ा वर्ड में? चल एक वर्ड तो हम मेलानकोली। देखिए भाई, इन शब्दों को आइए पढ़ते हैं और इनकी मीनिंग को याद करने का प्रयास करते हैं। आराम आराम से पढ़ना है, कुछ जल्दीबाजी नहीं करनी। शब्दों को पढ़ते वक्त बहुत जल्दबाजी करना ठीक भी नहीं है, इसलिए मैं भी नहीं कर रहा हूँ, आप भी मत करिएगा, ठीक है? हाय हपस मत करिएगा कि नहीं सर हम तो एक दिन में 150 वर्ड सीखेंगे, एक दिन में हम 500 वर्ड सीखेंगे। कह तो लोगे, शायद कर भी लो, अगले घंटे के बाद सब भूल जाओगे, कोई मतलब निकलेगा नहीं। कॉन्टूमैसियस, सेलेसियस, सैलुब्रियस, मेलानकोली। स्पेलिंग लिख दे रहा, पढ़ दे रहा हूँ मैं। CONTUMACIOUS, ये सी है बेटा, CIOUS। सेलेसियस SALACIOUS, SALUBRIOUS, सैलुब्रियस। मेलानकोली MELANCHOLY। हाँ, हो सकता है कि मेरी राइटिंग थोड़ी आपको तकलीफ दे, कुछ लोगों को मेरी स्पेलिंग समझ में ना आए, तो बेटा परेशान नहीं होइएगा। गूगल सर्च करके वर्ड्स की स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा एक बार। मैं तो सही लिखता ही हूँ, लेकिन आपको हो सकता है गलत लगे, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। कॉन्टूमैसियस का मतलब होता है, दो कैसे कैसे याद करेंगे? देखो, कोई लड़का है जो कह रहा है, अपने बाप से कह रहा है कि कौन है तू मेरा। एक बाप अपने बेटे को समझा रहा, भाई तू इस तरह के काम किया कर, इस तरह के काम मत किया कर। तो वो बेटा जो बाप को समझा रहा है, तो वो बेटा इतना गुस्सा गया समझाने की वजह से, बेटे ने बाप को ही कह दिया क्या कि कौन है तू मेरा। कॉन्टूमैसियस, कौन है तू मेरा। जब बेटा बाप को इस तरह से लग जाए बोलने कि कौन है तू मेरा, तो आपको नहीं लगता कि बाप को अब चुपचाप वहां से हट जाना चाहिए? वरना इतनी बेइज्जती तो ठीक है, इसके आगे वो कुछ और भी कर सकता है, क्योंकि बेटा बिल्कुल निर्लज हो चुका है, वो अनादर करने के लिए रेडी हो चुका है, अब वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए ऐसे सिचुएशन में बेटे को तुरंत ड्रॉप कर देना चाहिए, कोई मतलब वाली बात अब वहाँ पे है नहीं, ईगो फंसा के कोई मतलब नहीं है, अपनी इंसल्ट आप और कराएंगे। तो कॉन्टूमैसियस का मतलब कौन है तू मेरा। इसका मतलब जो लड़का है वो बहुत ही आज्ञाकारी हो गया होगा या अवज्ञाकारी हो गया होगा। अब आज्ञाकारी तो नहीं कह पाओगे, अवज्ञाकारी हो गया होगा, मतलब जो उसको आदर ना कर रहा होगा। दैट मीन्स कि डिसओबीडियंट। डिसओबीडियंट, देखो ओबीडियंट का मतलब आज्ञाकारी, डिसओबीडियंट मतलब जो आज्ञाकारी ना हो।
क्यों? क्योंकि वो बाप को बोल रहा है कि कौन है तू मेरा। तो याद कैसे करेंगे? कॉन्टूमैसियस, कौन है तू मेरा। नेक्स्ट सलासियस। सलासियस में 4 लेटर शुरू के देखो तो क्या लिखा है? साला। साला समझते हो? जो साला होता है ना, साला और जीजा का जो रिश्ता होता है थोड़ा सा बड़ा नाजुक होता है। अक्सर मजाक दोनों में बहुत चलता है, क्योंकि साला और जीजा का रिश्ता ऐसा होता है। तो अक्सर आप देखेंगे जब भी दोनों मिलते हैं बड़ी अश्लील बातें करते हैं। तो शिकायत होती है कि भाई साले साहब है, हमारे पास अश्लील बातें करते हैं, मजा लेते हैं। तो मजा लेते हैं मतलब साला, साला हमेशा कैसी बातें करता है? अश्लील बातें करता है, मतलब वल्गर बातें करता है। वल्गर, अश्लीलता को बढ़ावा देता है। सैलुब्रियस, SALU, सैलुब्रियस को ऐसे याद कर लो, सल्लू, SALU, सल्लू, सल्लू भाई। जैसे सल्लू भाई हमारे हैं, तो सल्लू भाई आज इतनी एज में होने के बाद भी अभी देखो नई फिल्म लेकर आ रहे हैं, सिकंदर। ईद पे आ रही है उनकी फिल्म। मतलब 65 आई थिंक क्रॉस कर गया होगा बंदा। 65 प्लस की स्टेज में खड़ा है और एकदम मतलब आज भी ठीक ठाक जवान दिखते हैं वो। अब जवान तो बोल नहीं पाएंगे, लेकिन जवान दिखते जरूर हैं। तो सैलुब्रियस, सल्लू भाई कैसे हैं? आज भी स्वस्थ हैं, एकदम एकदम स्वस्थ हैं। अगर कोई बीमारी रही होती तो अब तक वो गल जाते, खत्म हो जाते, लेकिन नहीं है, इसलिए बड़े हेल्दी दिखाई पड़ते हैं। तो सैलुब्रियस, सल्लू भाई कैसे? हेल्दी है। तो सल्लू भाई कैसे? हेल्दी है। तो सैलुब्रियस की मीनिंग क्या हो गया? हेल्दी। नेक्स्ट लिखा है डियर मेलानकोली। मेलानकोली हमने कहा कि वो मैली और काली रात, वो मैली और काली रात। कॉली को काली पढ़ लो और मैला को मैली पढ़ लो। तो मेलानकोली को वो मैली और काली रात। तुम जरा सोचो, वो मैली और काली रात कैसी रही होगी? बहुत ही खतरनाक रही होगी, दुख से भरी। क्योंकि मैली और काली रात सुख से भरी नहीं हो सकती, दुख से भरी रही होगी, नाम से लग रहा होगा। इसका मतलब सॉरोफुल, सॉरोफुल। इसका मतलब एक ऐसी रात जो दुख से भरी हो, उसको हम क्या बोलेंगे? मेलानकोली। कैसे? वो मैली और काली रात दुख से भरी थी, सुख से भरी नहीं हो सकती। तो मेलानकोली, सॉरोफुल। आई रिपीट, कॉन्टूमैसियस, कौन है तू मेरा, दैट मीन डिसोबीडिएंट। सलासियस, साला कैसी बातें करता है? अश्लील बातें करता है। सैलुब्रियस, सल्लू भाई कैसे आज डेट में स्वस्थ है, हेल्दी है। अच्छा, हेल्दी को अपनी भाषा में बोल सकते हो कि जो चीज़ हेल्पफुल हो, जो चीज़ कंड्यूसिव हो ना, लाभदायक। जितने भी लाभदायक वाले वर्ड होंगे सब सिनोनिम हो जाएंगे उसके। मेलानकोली, वो मैली और काली रात कैसी? सॉरोफुल थी। तो आई होप कि ये जो शब्द हमने आज सिखाने का प्रयास किया आपको, ये सारे शब्द और ये सारे शब्द आपको याद भी हुए होंगे। और याद होने का सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप घर जाकर मेरे इस वीडियो को देखने के बाद किसी दूसरे बच्चे को घर में या बड़े किसी को भी अगर आप सिखा पाए बिना कॉपी खोले, बिना वीडियो को देखे दोबारा, तो आप समझिएगा कि वास्तव में आपको सेशन लेने के बाद वर्ड्स याद भी हुए, वरना आप ये मानिएगा मत कि वर्ड्स याद हुए। क्योंकि मैं तभी मानता हूँ जब कोई चीज़ हमें आ जाए, तब हम मानेंगे हाँ आ गया। जब तक वो अच्छा लग रहा है, कोई पढ़ा रहा है, अलग मुद्दा है, लेकिन हमें तो नहीं आया ना। जब तक हमें ना आए तब तक आप मानिए मत, ठीक है। तो आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगेगा, एंजॉय करेंगे। अगर लगे सेशन अच्छा है तो जरूर लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।